बैक। और हम मौजूद हैं, जैसे कि आज का सेगमेंट होता है हमारा वकील साहब के साथ, एडवोकेट साहब के साथ, और लेकिन आज एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैं जिनके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि वो पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ताल्लुक़ रखते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी का मंशूर ये है, मेरा अपना मंशूर ये है कि इंसानियत सबसे पहले। तो एडवोकेट सुहेल साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? इसी के साथ साथ मेरे प्यारे और एक कॉल मैसेज पर कि ज़ीशान भाई आपको मिलने आना है, अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अल्लाह पाक, आप पिछले दिनों बीमार थे, आपको एक प्रॉब्लम थी, मैं आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगा। आमीन। और ये मोहब्बतें और ये प्यार जो है ना, आपको वापस खींच के लाता है, शो करना है आपने। अच्छा जी, आज की सबसे पहली बात एडवोकेट साहब आपसे भी और आपसे भी मेरे भाई, कि हम रज़ा भाई के वकला की अगर हम बात करते हैं, इस काले कोट की अगर हम बात करते हैं, हम अदालत की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं ना अब्दुल रज़ा भाई कि हमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन रजब भट्ट जिसने तनकीद की वकला बिरादरी पर और नाम लेकर कराची बिरादरी पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी, ऑन दी एयर मैं कह रहा हूँ, लेकिन कराची के वकला के अंदर वो ताकत नहीं कि मुझे यूके से ला सकें। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक तो ये जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं, साहब को ना कभी मैंने देखा है ना इनको फॉलो किया है, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, दौलत, शोहरत, मशहूर हो जाना हर एक को राज आता नहीं है। एक तो ये जो हमारे चैनल्स टिकटॉक पिछले जो 5-10 सालों में हुआ, ये जो लोग को गली में कोई नहीं जानता था, अपनी हुल्लड़बाजियों से और अपनी अजीब अजीब किस्म की वीडियोज़ बना के ये दुनिया में मशहूर हो गए। अब मशहूर तो ये हो गए हैं, मगर ये बर्तन था छोटा, इसमें पानी आ गया ज़्यादा। ऐसे ही है। भट्ट साहब, आरजे, ये जो भी इनका नाम है, ये जो भी हैं, देखिए रजब भट्ट साहब, इनका प्रॉब्लम ये है कि इन पे एफआईआर कटी हुई है हैदरी थाने पे, जो मेरी मालूमात हैं, जो तौहीन मजहब पे है। बिल्कुल इन्होंने किया, तौहीन मजहब पे एक एफआईआर इनकी हैदरी में कटी हुई है, जिसकी बुनियाद पे ये वापस आए हैं। और जो इन्होंने वहाँ पे ये कहा कि वकला मुझे वापस नहीं ला सकते, मेरा नाम ईसीएल में नहीं डाल सकते, फला नहीं डाल सकते, इस बेचारे को पता ही कुछ नहीं है। ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि हम किसी का नाम ईसीएल में, वकला के पास ये कोई ताकत नहीं होती कि हम किसी को बाहर से खींच कर ले आएँ या ईसीएल में डाल दें। ये आपकी जो एफआईआर कटी है उसके ऊपर ये सारा एक्शन हुआ होगा। आप जब एक तौहीन मजहब के लिए इस मुल्क को रिक्वायर्ड हैं, तो आपका नाम भी ईसीएल में आएगा, आपको वहाँ से वापस भी बुलाया जाएगा, क्योंकि आप ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया आपने कि आपको माफ़ कर दिया जाए। अब रही बात कि जो वकला का कल ट्रीटमेंट रहा इनके साथ, और ये कहते हैं कि हमें बहुत मारा पीटा है वकला ने। अब यकीन कीजिए, कुछ नहीं मारा पीटा, कुछ मारा नहीं पीटा। जिसने वकला को डंडे खाते नहीं देखा ना, उसको कुछ नहीं पता। इतने अच्छे फेस के साथ वकला के पास से कोई वापस जाता नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे शक हो तो जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मूवमेंट चली थी, उसमें आप देखिए कि वकला को कितने डंडे पड़े और कितना उनके साथ बुरा हुआ था। जो भी उसके साथ हुआ, जो भी मारवाए अदालत चीज़ होगी, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। किसी को मारना पीटना अदालत के अहाते में, अगर वो वकला हैं तो सही नहीं है। मगर ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि दूसरों के जज्बात को आपने भड़काना नहीं है। आपने उससे पहले जो आपने वीडियो देखी, आप कराची के तमाम वकला को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इस किस्म की लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे तो लोग भी अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, और दूसरी बात यह है कि मैं वकला के लिए ये कहता हूँ कि अगर मैंने कत्ल नहीं किया, मैं क्रिमिनल पर बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वाली आता हूँ, मैं वो तो नहीं कि मेरी अब्दुल रज़ाक भाई से कोई मैंने 1000 रुपये या 5000 रुपये कोई तनाज़ा, मैंने कत्ल नहीं किया, मुझ पर कत्ल की एफआईआर है, मैंने कत्ल नहीं किया, तो आप उसको साबित करते हैं कि ये ज़ीशान सही है। ऐसा ही है ना, जब आप हकायत सामने लेकर आते हैं, आप क्रिमिनल के सामने जाकर क्लियर करते हैं कि ज़ीशान नहीं, तुमने कत्ल किया। नहीं, उसमें ये सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत मुख्फी रही और लोगों को ये पता नहीं है कि इसको बचाया भी वकला ने। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी तरफ से वकील पेश भी हुए अदालत में। देखें, हमें तो, हमारे लिए तो सबसे आसान ये था कि हम अपने वकील भाई को ही कहते यार कि इसके लिए बेल के लिए मत जाना, ऐसे ही है, इसको रिप्रेजेंट ना करना। हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, जो उसका कानूनी हक है वो सब वो कर रहे हैं। जो मेन चीज़ उन्होंने नहीं बताई, इसमें उनको 2-4 थप्पड़ जिस तरफ से भी पड़े वो तो पड़ गए, लेकिन वकला ने ही बचाया है।
ये जो चल के अपनी टांगों पे गए हैं ये वकला की वजह से ही गए नहीं, हैं। और जो मुझे उनसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है जिन्होंने वीडियो में बोला वो भाई से आपने मुझे मिलवाना, और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, और ये क्लिप आपने उनको अगर दिखाना भी है वो कि भाई मुझे आपसे मिलना है, जिन्होंने ये बात की है कि सेटल डाउन हो चुके हैं, माफी मांगी है रजब भट्ट ने, और फिर वो आगे शेल्टर करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे उस भाई से मिलना जरूर है भाई। तो आपको मैं ऑन दी एयर कह रहा हूँ मेरे भाई, आपने शो पर भी आना है, और मेट्रो वन न्यूज के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, और आपकी तवज्जुह से मुझे ये चीज चाहिए कि वो ये देखिए ये एक्शन का रिएक्शन है। ऐसे ही ये है। जो हमारे जितने यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स हैं इनका जो दिल चाहता है ये अपने चैनल पे बात करते हैं ना, इनका जो दिल चाहता है बात करते हैं। हम तो नहीं कहते कि यार इन मौजूआत पे आप गुफ्तगू ना करें या अपना मौक़िफ़ ना दें आप पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, मगर मज़हब के मामले में आपको बेइंतहा मोहतात रहना है। मज़हब आपका पर्सनल मैटर नहीं है, मज़हब पे अमल करना आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मज़हब एक पब्लिक मैटर है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, हमारा बाय द लॉ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मज़हब इस्लाम डिक्लेयर्ड है। ऐसे ही है। आप अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम से मुताज़ाद कोई बात करेंगे उस पर लोगों का रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन वकील साहब मैं एक बात आपके लिए कहूंगा, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, लेकिन ये एक दफ़ा नहीं है ना, 5 दफ़ा है, मैं आपको ऑफ द एयर काउंट करवाता हूँ। अच्छा बाजवा साहब, क्योंकि यू आर द पर्सन हु जस्ट गोइंग टू बी द पॉजिटिव साइड, वो आप वो शख्सियत हैं कि मुझ पर भी तनकीद है तो भाई मैं गलत हूँ। अभी मैं ऑफ द एयर एक बात आपको ऑन द एयर थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले बता दूंगा मजा नहीं आएगा बात का, कि ये वो शख्स है कहते तनकीद करो भाई मैं बैठा हूँ। मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट का आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जो रजब भट्ट साहब हैं यूट्यूबर हैं शायद, शायद और नहीं इनका हाँ मतलब एक ये अभी बड़ी खूबसूरत बात की मेरे सोहेल भाई ने, एडवोकेट साहब ने, कि ये बस यूट्यूब से ये अपने आप को पॉपुलर कर गए हैं, लोगों तक पहुंच गई है। अब लोगों के पास एक आसान ज़रिया जो है वो यूट्यूब है और सोशल मीडिया है, जिसके सहारे ये सब लोग आगे आ गए हैं। हालांकि इसमें आप देखें कि अभी जिस तरह वकील साहब ने बताया कि हैदरी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर है, वो भी मजहब के खिलाफ तौहीन। मैं नहीं फिर भी कहता हूँ चलो एक मुस्लिम में खुदा ना करे आगे इसको नुकसान ना हो जाए, तौहीन मजहब करना इस मुल्क में, आपको पता है कितने लोगों को जला दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया, पूरे पूरे घरों के अंदर जला देते हैं। हमारे मुसलमान तो अपने मजहब पर बहुत ज्यादा मतलब एक्शन लेते हैं। और जो ये तो सब उस पे गला काटने वाला सीन जी जी बहुत सारे वाकयात है। अभी अगर उनको नहीं छेड़ना चाहिए, मजहबी जज्बात फिर बाहर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कल अगर रजब भट्ट साहब वहाँ आए और उससे पहले जो वो अपनी बहादुरी की वो जो यूट्यूबों पे वो डालते थे कि जी मेरे वकला कुछ नहीं कर सकते, या मेरे खिलाफ पाकिस्तान की रियासत भी कुछ नहीं कर सकती, और मेरा नाम ACLC में नहीं डाला जा सकता। भाई आप इमरान खान से भी बड़े हो क्या? वो भी तो यूट्यूबर ही है ना। क्या है इमरान खान? इमरान खान कोई लीडर नहीं है, लीडरशिप नहीं है। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, वो भी यूट्यूबर है। ये यूट्यूबरों का दिमाग ख़राब हो गया। ये मोबाइल ले लो एक 15-20 हज़ार रुपए का, और फिर आप उसमें ऑल पदौल दिल्ली, पंजाबी हूँ मैं, पंजाबी में बात कर लेता हूँ। पंजाबी में एक कहते हैं कि जी ऑल दिया पदौल तो दिल्ली दिया लाहौर, मतलब मारी जाओ जो मारना। तो मैं कल जो उनके साथ वो एक फितरती रद्द अमल था वकला बिरादरी का। लेकिन क्योंकि वकील साहब यहाँ मौजूद हैं, सोहेल साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी का ज़रूर फ़ायदा उठाऊँगा। मैं इनसे गुजारिश करूँगा, देखें हमारे यहाँ ये कई वाक़यात कोर्टों में अब हो रहे हैं, पुलिस अफसरान पर तशद्दुद किया जाता है। अगर आपका जो जिसने आपको हायर किया हुआ है, अगर वो एक पैसे पूरे नहीं दे सका है, या आपकी डिमांड के मुताबिक वो आपकी फ़ीस नहीं दे सका है, आप उसको भी मारते हैं, आप जजिस को भी गालियां देते हैं, आप पुलिस अफसरान पर भी तशद्दुद करते हैं। देखिए यार, मेरा बेटा खुद अरमान नाम है उसका, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि वो भी कानूनदान बने। वो ला कर रहा है कराची यूनिवर्सिटी से। तो मुझे मेरे बहुत दोस्त, मेरे भाई, मेरे आधे मुझसे मोहब्बत करने वाले वकील हैं ना कराची में, हज़ारों किताब। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बहुत बहुत अजीम शोबा है, ये बहुत अजीम पेशा है। इसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनाया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये कोई मामूली आप पर हमें ये तवक्को होती है कि आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे, आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। मुझ पर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मेरे मुखालिफ ने, आप मुझे उससे निजात दिलवाएंगे, आप मुझे हक सच के साथ खड़ा करेंगे। लेकिन जब ऐसे वाक़यात सोशल मीडिया पर आते हैं, टीवी चैनलों पर आते हैं, और जब कई बार तो हम मौजूद होते हैं,
क्योंकि एज ए सियासी कारकुन हर दूसरे चौथे पांचवें दिन कहीं ना कहीं किसी के लिए जाना पड़ता है। तो इन वाकयात मैं ये आज आपके चैनल के तवज्जुह से अपने वकला भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, कहीं मुझे भी रजब भट्ट की लिस्ट में ना डाल लेना। तो भाई थोड़ा सा देखिए, आप वकला है, आप कानून दान है, आपने कानून पर अमल दरामद करवाना है, आपने कानून की पासदारी करनी है, आपने लोगों को बताना है कि ये काला कोड आपके गम में हमने पहना हुआ है। कोई वकला का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काले कपड़े 24 घंटे क्यों पहनते? बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों पहनते हैं कि बुराई को दूर करना, आपके गम को हर वक्त किसी गमज़दा इंसान के साथ खड़ा होना अपने लिए फखर समझ। देखिए फीस जो है, फीस तो उनका हक है, फीस तो उनका हक है। वो अगर आपको इंसाफ दिलाते हैं, मैंने अभी 2 लोगों को कराची सेंट्रल जेल से अपने वकील उन्होंने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, खुदा मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, मुझसे मेरे वकील दोस्तों ने कभी पैसे नहीं लिए। मैंने उनको कहा कि यार एक बंदा, उनकी फैमिली मेरे पास आई रोती पीटती हुई कि हमारे बंदे को जो है ना इन्होंने शक में ना वो 302 में मर्डर में डाल दिया, उसको सजा भी हो गई है 5 साल या पता नहीं 7 साल। आप यकीन करें, मैंने अपने दोस्त लॉयर को कहा, मैंने कहा यार फीस मैं दूंगा, सुन रज़ाक भाई आपका कह देना और मैं फीस से लूँगा, आप मुझे इनके डॉक्यूमेंट्स दिए। आप यकीन करो कोई एक स्पेशल अदालत है, मुझे नहीं पता, लॉयर साहब को पता होगा, उसमें मर्डर के केसों पे अपीलें लगती हैं, उसका यस नो होता है शायद, सर आपको पता। तो वो उसने वहाँ पर वो उसकी अपील लगाई, वो शख्स 1 महीने में उसकी 7-8 साल की उसको सजा हुई थी, वो रिहा होकर आज अपने बच्चों को पाल रहा है। माशाअल्लाह। तो मैं वकालत को मेरे दोनों हाथों से सलाम, वकला को मेरे, लेकिन उन वकला मैं देखें हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हम सियासी लोग हैं, मजहबी तंजीमों में, सियासी हर घर में, फैमिली में मेरे सके भाई एक सही होगा दूसरा ख़राब हो। तो मेरी अर्ज़ ये कि वकला भाइयों को हक का साथ देना चाहिए, और बिल्कुल रजब भट्ट की जो मरम्मत हुई है वो उसके तो मैं साथ खड़ा हूँ। उसने तो अपने करतूतों से खाई है, उसने तो, अब बंदा कोई कह रहा है कि जी आओ मुझे मेरी मरम्मत, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बातों से मान जाते हैं, कुछ लोग जूतों से मानते हैं, ऐसे ही है। तो उनका इलाज सिर्फ जूता होता है। तो मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ ना मैं उसकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वकला अपने सबर का दामन हाथ से ना छोड़े, अपने शोबे को, ऐसे ही है। इसका बहुत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद वकील थे भाई, ऐसे ही है। कोई ये मामूली कानून में, मुझे जो पता है मेरी जिंदगी में ऐसे जो मेरा बचपन गुजरा है, आप यकीन करें हमारी फैमिली में लॉयर बनाने के लिए लॉयर बच्चों को कहते थे कि यार अगर ये वकील बन जाए, अगर यार ये वकील बन जाए तो लोग हमारे मतलब हम सर उठा के चलेंगे। कितना अजीम शोबा है, ऐसे ही है। तो उसमें अगर हाथ, अभी जो पिछले दिनों जैसे अगवान बस्ती के घर गिरा रहे थी, गवर्नमेंट की लैंड थी, उसमें वकला भाइयों ने जाके नाम लिखने शुरू कर दिए। मैं सारे वकला की नहीं कह रहा हूँ, कुछ मखसूस ऐसा ग्रोह है जिसका बाइकाट सिर्फ वकला कराची बाहर कर सकती है, ऐसे ही है। मैं आमिर वड़ाई साहब से भी गुजारिश करता हूँ, और भी जितने हमारे जानने वाले वकला हज़ारों की तादाद में, अब नाम लेना किसी का मना। देखिए आपको इस पेशे को बचाना है हमें, इसका जो स्टैंडर्ड है, इसका जो कलेबर है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो फ़ख्र है, वो हमने फ़ख्र, और उन वकला को जो शायद आ जाते हैं बदकिस्मती से वकील बन जाते हैं, तो उन्हें रोकना है। और मैं कल रजब वाला मामला देख रहा था, देखिए जहाँ एक वकील उसको मार रहा था, वहाँ एक वकील उसको बचा रहा था, और वकील के साथ मैं समझता हूँ किसी हद तक जाने को वो तैयार थे। मैं दोनों वकीलों को नहीं जानता हूँ, जो रजब साहब पे तशद्दुद कर रहा था मैं उसको भी नहीं जानता हूँ, और जो रजब को बचा रहा था उससे, यानी कह रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, हम बदमाश हैं, हम वकील हैं। तो मैं उस दोनों वकीलों को, जहां हम रजब भट्ट की पिटाई की कह रहे हैं कि ठीक हो गई, वहां हम उस वकील को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, उन वकील साहब को जिन्होंने रजब भट्ट को बचाया। बिल्कुल, यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ये एक चीज़ सामने आई है जो मुझे भी मैसेज आया है, तो भाई मैं बता रहा हूँ कि जिस वकील ने उस पर तशद्दुद किया वो पर्सनल बात नहीं थी, ना ही वकला की थी, वो क्योंकि स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी थी जो कि तौहीन इस्लाम थी, उस पर तो ज़ीशान भाई अगर मैं भी होता तो मैं ऐसे हाथ साफ करता कि वकला ने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे भाई आपकी मर्ज़ी। और बिल्कुल इस्लाम के नाम पर हमारी जान कुर्बान, और जहाँ पे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, हमारे खुदा की बात, और वो वाली बात है कि जहाँ पर हमारे खुदा की बात आती है, दीन इस्लाम की या कुरान पाक की बात आती है, वहाँ पर तो हम भी फ़ख्र से सर कटाने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई गलत करेगा तो उसका सर काटने के लिए तैयार है। लेकिन ज़ीशान साहब, क्या हम तशद्दुद की हिमायत कर सकते हैं?
बिल्कुल, चाहे एक आम आदमी है चाहे खास आदमी। देखिए कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, काजी मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासत का कानून मौजूद है, ऐसे ही है। और फिर अगर कोई कानूनदान उसकी खिलाफवर्जी करे तो फिर हम मैसेज क्या जाएगा माशरे में? बिल्कुल यही चीज़ है। ब्रेक के बाद मजीद जानेंगे और अब तनकीद पर भी थोड़ा सा आते हैं। हम अब्दुल रज़ा भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनके हम फ़ायदा उठाएंगे बात का, बैठने का। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान है सर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ सुहेल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सुहेल भाई मुझे ये बताइएगा कि हमने अब तो बैक टू द टॉपिक आते हैं। मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी क्योंकि आज आपका डे था, तो मैंने कहा था कि क्योंकि मैं चला गया था बीच में, एक नहीं शो कर सका, तो मुझे ये बताएं कि इमाइग्रेशन की मैंने जो चीज़ें आज पढ़ी हैं तो उसके अंदर वो मैंडेटरी जो चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। आपको FIA जो आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने ये जो तजर्बे से लिखा, उन्होंने ये कहा कि ये पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सऊदीया जा रहे हैं, उम्रे का वीज़ा है, और उम्रे के वीज़े के बगैर आप ये बोल कर नहीं मैं तो वहाँ जॉब करने जा रहा हूँ, वीज़ा उम्रे का, आप जॉब कैसे करने जा रहे हैं? तो यहाँ पर तो उनका काम बनता है पूछना। तो वो लोगों से पूछते हैं जो मशकूक लगते हैं, जो पूछने जो कहते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने जितनी पढ़ी उसमें तो पॉजिटिव थी सारी चीज़ें। देखिए इसमें जो आपका सवाल है ना, उसमें अगर आपको याद हो अभी रिसेंटली ये काम हुआ कि मोहसिन नकवी जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, ये खुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़े थे तो एक लड़का आया जिसने कहा कि मैं ड्राइवर की वीज़े पर जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा सऊदी अरब ड्राइवर के वीज़े पे जा रहे हो, तुम्हारे पास लाइसेंस है? उसके पास पाकिस्तान का लाइसेंस भी नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा ये एक फ्रॉड है कि आप एक बंदे को ड्राइवर लाइसेंस पे सऊदी अरब भेज रहे हैं जॉब पे, और उसके पास पाकिस्तानी लाइसेंस भी नहीं है। मोहसिन नकवी ने उसको कहा कि जाओ तुम लाइसेंस बनवा के आओ, मैं तुम्हें भेज दूंगा। वो बंदा गया, उसने लाइसेंस बनवाया और वो आ गया। तो इसी तरह के मसाइल मिडल ईस्ट के अंदर, मैंने पहले भी आपसे कहा था, बहुत सारे मसले हैं कि वो शेर के वीज़े पे गधे भेज रहे हैं, गधे के वीज़े पे शेर भेज देते हैं, और वहाँ पे होते हैं प्रॉब्लम्स। इन्हीं गवर्नमेंट्स ने बेसिकली, जितनी भी मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि अपनी इस अमल को रोकें, वरना हम जॉब वीज़ास में पाकिस्तान को माइनस कर देंगे। अब आप खुद सोचिए कि एक एम्प्लॉयर आपसे कह रहा है कि मेरे लिए, असल में इसमें होता क्या है सिलसिला, ये जब एम्प्लॉयमेंट के वीज़े हैं ये आते हैं एक एजेंसी के पास। उस एजेंसी से एक कंपनी कहती है कि मुझे 5 इलेक्ट्रिशियन, 5 प्लम्बर्स, 5 अनस्किल्ड लेबर भेज दो। अनस्किल्ड भी बोलते हैं, अनस्किल्ड लेबर भी आती है, जो जिन्होंने रेती बजरी उठानी होती है, इस तरह का जो काम होता है वो अनस्किल्ड लेबर में आता है। अब ये क्या करती हैं एजेंसियां, ये वीज़े बेचना शुरू करती हैं। अब जो ओरिजिनल प्लम्बर है वो वीज़ा 8 लाख का तो खरीदेगा नहीं, 10 लाख का खरीदेगा नहीं, 12 लाख का खरीदेगा नहीं। अब जो बंदा प्लम्बर नहीं है, प्लम्बिंग का थोड़ा बहुत काम जानता है, बेसिकली वो इलेक्ट्रीशियन है, वो कहता है ये लो 12 लाख रुपए मुझे भेज दो। इस तरह हो रहा है। ड्राइवर में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ड्राइवर वीजा के वो बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है, लेकिन उसको भेज रहे हैं। देखिए सुहेल भाई, ऐसा नहीं है कि सुहेल साहब, मैं ये अगर आपसे पूछूं, आप एडवोकेट है, कानून बनाते हैं, तो जैसे मैं एक बंदा हूं, मुझे नहीं ना हो, लेकिन या रज़ाक बाजवा साहब को पता है कि कैसे एक एजेंसी को लेकर चलना है, तो आप एजेंसी वाले इनसे क्यों नहीं रब्ता करते, मुझे क्यों देते हैं? तो आपके पास भी तो एक सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए ना, जो पाकिस्तान में आपकी नुमाइंदगी करे, जो लोगों को लेकर आए। इसमें देखें, इसमें जो पाकिस्तान के रिक्रूटर्स हैं या जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का वो लाइसेंस रखते हैं, इसमें सारे ऐसे नहीं हैं। हमारे यहाँ से तो बेइंतहा लोग नौकरी पे जाते हैं, तो चंद केसेस होते हैं जो आपके सामने आते हैं। ये 10% ऐसे लोग हैं जो ये वीज़ाज ले आते हैं। छोटे जो बड़ी कंपनियों के वीज़ाज आते हैं उसमें ये कुछ भी नहीं होता। सही, हर चीज़ वेरीफाई होती है, हर चीज़ चेक होती है, और उसके बाद बंदा यहाँ से भेजा जाता है। ये जो छोटे लेवल के एजेंट्स हैं वो ये काम करते हैं कि वो वीज़े बेचते हैं, जो ज़्यादा पैसे देता है उसको वही चीज़ बना के भेज देते हैं। मैं बिल्कुल सुहेल भाई से पूछता हूँ, लेकिन एक चीज़, मैं एक सवाल अब्दुल रज़ाक भाई से करके फिर सुहेल भाई की तरफ आता है। सुहेल भाई, बड़ा क्रिटिकल सवाल है, बंदा दुबई में बैठा, उसके साथ एक मसला हुआ है, वो आपसे पूछ रहे हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, अंदरूने सिंध एक वाक़या हुआ, एक शहादत हुई, उस बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। ज़ीशान साहब, 3-4 दिन पहले मीरपुर ख़ास में एक हाई कोर्ट के हमारे लॉयर हैं, वकील हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद, चौधरी शहजाद जट नाम था उनका। क्योंकि मैं भी जट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ताल्लुक़ भी अंदरूनी सिंध से, तो अब मेरे वो रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन मेरी कौम वाले बिरादरी के थे। तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया। उनकी वहाँ सोसाइटियाँ भी हैं, उनकी अपनी ज़मींदार हैं, सिंध के लोग, सबकी ज़मीनें हैं अपनी। वो ज़मीनें अब आ गई हैं शहर में, मीरपुर ख़ास के शहर में,
और वहाँ पर उन्होंने कोई हाउसिंग GR कॉलोनी के नाम से एक उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट अपना बनाया था अपनी ज़ाती बाप दादा परदादा की ज़मीनों पर। उस पर कुछ लोग वहाँ पर जो वहाँ के थे उन लोगों ने आकर वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थोड़ी सी बना ली। उन्होंने बोला गरीब लोग हैं, चले रहे वो चलते चलते वो काफ़ी अरसे से वो वहाँ रहते रहे। उन्होंने उसको अपनी गोट का नाम दे लिया, पता नहीं कोई अजीब सा कोई भी नाम दे लेते हैं, वहाँ तो अल्लाह बख्श गोट, तो लशारी गोट, तो फलाना गोट, तो उन्होंने नाम दे लिया उस गोट। और उसके बाद उनकी जो है सोसाइटी में रुकावटें खड़ी करनी कर दी शुरू, पूरी गोट का गंदा पानी उन्हीं की ज़मीनों पे डालना शुरू कर दिया और उनके तरह तरह से उनके साथ तसादुम शुरू कर दिए। वहाँ सिंध में थोड़ा सा नस्ली फसादा ज़्यादा होते हैं, ज़ुबान का तासुब बहुत ज़्यादा है, मैं सच बात बता रहा हूँ। तो वो क्योंकि वो पंजाबी कम्युनिटी से थे और वो लोग शायद सिंधी कम्युनिटी से थे, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ और रंग दे दिया उसको और आखिर बात कोर्ट चले गई, क्योंकि वो तो कानून दान थे चौधरी शहजाद जट साहब, वो ज़ाहिर है वो तो कानून का सहारा ही लेना था। वो हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट में वो केस कई सालों चला। आपको पता है कि हमारे यहाँ अदालतें तो जिस तरह डिले करती हैं। खैर वो लॉयर थे, उन्होंने तो इंसाफ ले लिया और जजमेंट उनके हक में हो गई और ज़मीन भी उन्हीं की, उनके दादा की थी, दादा फिर बाप फिर चौधरी शहजाद जट साहब, ठीक है, ये तीसरे ऑनर थे उस ज़मीन के। तो जब वो हो गई तो फिर उस जो इंक्रोचमेंट थी उस पर ज़ाहिर इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए था, कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। लेकिन आपको पता है यहाँ तो मतलब जो निज़ाम है कुदरत का एक अलग निज़ाम है यहाँ पे। वो DC कह रहा है कि जी अगले महीने 10 दिन दे दो, मुझे 8 दिन दे दो। SSB साहिबान कह रहे हैं हमारे पास नफरी नहीं। ये रवायती इनके जो है ना, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी के या ये जो भी हमारे सिविल इंतज़ामिया है, ये इनके रवायती हथकंडे होते हैं कि ये कह देते हैं जी हमारे पास नफरी कम है, हमारे पास पुलिस नहीं है, DC साहब छुट्टी पर है, आज SDM साहब छुट्टी पर है, आज मुख्तियार का तबादला हो गया, आज तपेदार गायब है। इस तरह करते करते 9 माह गुजर गए। 9 माह के बाद भी वो मामला हल नहीं हुआ, तो उन्होंने जो मुखालिफ पार्टी थी उनको कहा कि यार, उनके साथ जो वहाँ के मकामी वडेरे थे उन्होंने बिठाया कि यार चलो छोड़ो, हम लोग आपस में, उन्होंने अपनी काफ़ी सारी जगह भी दे दी उन्हें। यानी जजमेंट के बाद, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद DC SDM ने जब हीले बहाने किए, नहीं उसकी इंक्रोचमेंट वहाँ से साफ़ की, तो उन्होंने मजबूरन उनके साथ खुद बैठ गए, यार चलो बैठो, देखो आर्डर तो है, आज नहीं तो कल हो जाएगा ये मामला। तो उन्होंने अपनी बहुत सारी अपनी सोसाइटी का हिस्सा भी उन्हें छोड़ दिया, दीवार भी पीछे कर ली। उसके बावजूद उन्हें जो है धोखे से बुलाया वहाँ पर और उन्हें वहाँ कत्ल कर दिया, उन पर गोलियों की बौछार कर दी। तो वहाँ पर बड़ा मीरपुर ख़ास में, क्योंकि वो एक मिनी पंजाब कहा जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ी अक्सरियत है। और ये 1902 के लोग हैं, ये अभी के नहीं है, 10-20 साल पुराने लोग नहीं है ये 1856 और 1902 और 1947, ये तीनों किस्म के वहाँ पंजाबियों की एक बड़ी मेजॉरिटी है। वहाँ पर पुरअमन लोग हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी करते हैं, या जो जो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता है, और बड़े अपने खिदमत कर रहे हैं सिंध की। मैं सिंधी भाइयों से भी ये गुजारिश करूँगा, सिंध के इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब से भी, कि उनकी जो है वहाँ पे आबाद जो हमारे लोग हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बिल्कुल। और एडवोकेट शहजाद जट के कातलों को जो उन्होंने नामजद किए हैं, साहब हम नहीं कह रहे, जो नामजद किए उन्हें गिरफ्तार कर। बिल्कुल जी, इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह सी शाना से बैक। और इसी के साथ बख्त खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए सवाल आया है कि वकील साहब के एडवोकेट साहब से ये पूछ के बताएं, जुनैद नाम है बंदे का, और वो दुबई में यहाँ से तमाम प्रोसेस करवा कर दुबई पहुंचा, और दुबई में अब डिग्री वेरिफिकेशन के लिए जब गए तो यहाँ से जो हायर कम्युनिटीज़ हैं उनकी आजकल तो वो बार कोड्स लगते हैं ना, वो बार कोड वहाँ स्कैन नहीं हो रहा, और अब उसके पास एक लास्ट चांस है। उसने ये कहा कि वकील साहब से पूछें कि मैंने उसका टाइम डिले करवा दिया है 12 दिन, और मैं 12 दिन लेकिन मेरा कोड स्कैन नहीं हो रहा। जबकि पाकिस्तान जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने तो सही कोड लगा कर दिया, वहाँ वालों का मसला है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी डिग्री जाली है, तो कह रहे मेरा तो कैरियर तबाह हो जाएगा। तो मैं इस सिलसिले में इनसे मेरी रहनुमाई क्या मिल सकती है? इसमें असल में ये जो आप डिग्री वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास 1-2 केस पहले भी आए हुए हैं। ये होता ही है कि जब लोग यहाँ से मूव कर रहे होते हैं तो ये हायर एजुकेशन कमीशन HEC से अपनी डिग्रियाँ अटेस्ट करवाते हैं, ताकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए कि आपके पास एक ओरिजिनल डिग्री है और ये डिग्री आप इस मुल्क से लेके जा रहे हैं। अब इन साहब को जो ये इशू आ रहा है, इसमें सबसे अहम चीज़ तो ये कि वहाँ मौजूद पाकिस्तानी कौंसल खाने में सबसे पहले ये लिखें
उनको ये प्रॉब्लम बताएं कि जी ये मेरी डिग्री है, ये इसके नंबर्स हैं। प्लस इसमें एक सवाल मेरा बहुत ही अहम है, क्या इन्होंने डिग्रियां खुद अपनी अटेस्ट करवाई थीं, क्या ये खुद गए थे उस जगह पे? ये भी, इसमें भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अभी चंद दिनों पहले मुझे पता लगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में कागज़ किसी बंदे ने अपना अटेस्ट करवाया, अब वो सही से जब वो अटेस्टेशन चेक की जा रही है तो वो अटेस्टेशन आ नहीं रही। जब उनको मैंने बिठा के सही से इंटरव्यू किया, ये एक पावर ऑफ अटर्नी थी प्रॉपर्टी की, बाहर से आई हुई थी, तो पता लगा नहीं यार वो मैंने बाहर एजेंट को दे दिया था। ओके, वो तो 2 नंबर काम करते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारी चीज ओरिजिनल थी, तुम ओरिजिनल थे, तो तुम्हें एजेंट को देने की जरूरत क्या थी? वो क्या लगा नहीं अपनी ओरिजिनल 2 नंबर आपने नहीं यार वो लाइन ज्यादा थी, एजेंट ने मुझे बताया कि अंदर रश बहुत हो रहा है, फला हो रहा है। मैंने कहा तुम अंदर भी नहीं गए, तो उन्होंने वो एजेंट को दे दी। वो एजेंट ने पता नहीं कहाँ से इसको जो है वो स्टैम्प करा के ला के दे दी है, जबकि चीज़ ओरिजिनल है जो उसको आई है, लेकिन अटेस्टेशन में प्रॉब्लम रही। नहीं, ये आपकी मुझे बात बड़ी 100%। मैं अपना पर्सनल वाकया आपको बताता हूँ। मेरी अब्दुल रज़ा भाई, जब आप रेडियो पाकिस्तान से, आपको भी पता है कि हमारी डिग्रीज वेरीफाइड होकर आती हैं इस्लामाबाद से, ठीक है ना। हमारे रेडियो पाकिस्तान के अंदर आपने जब आपको रखा जाता है तो 2 महीने के बाद आपकी, पहले तो बचपन में भी रख लेते थे, अब डिग्रीज मस्ट है। मेरी कोई 9 दफा डिग्री गई है। मैंने लास्ट टाइम बोला अब तो मुझे अपनी डिग्री जाली लगने लगी, तो मैं ऑन एयर अपने ना उनसे कहा, तो मैं एक काम था तो मुझे जाना था बाहर मुल्क, तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए दी, तो एजेंट मुझे क्या करेगी, तो जाली डिग्री है। मैंने गुस्से में अंदर गया, मैंने कहा जाली डिग्री है तो मैं अभी बताता हूँ। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि यही करते, जाली बोलते हैं असल को, उसको खुद थप्पे लगाते तो चीज़ें काम खराब हो जाता है। एक खातून का मैसेज आया है, उन्होंने ये कहा कि मैं दुबई से आई थी, पाकिस्तानी है, दुबई से पासपोर्ट बनवाया, पाकिस्तान आई और अब वो दुबई जाना नहीं चाह रही, वो सऊदीया जाना चाह रही थी। कुछ एक अरसा उन्होंने गुजारा, अब उनका पासपोर्ट ब्लॉक आ रहा है, तो वो क्या कर सकती हैं? नहीं, ब्लॉक आ रहा है तो कोई रीज़न आ रही होगी। देखें, होता यह है बाहर के ममालिक में कि जब आप पासपोर्ट रिन्यू कराने जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सुलेट या नादरा आपको कह देता है कि जनाब देखिए आपको पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, हम आपको पासपोर्ट बना के दे रहे हैं जो 6 महीने वैलिड रहेगा। अच्छा, आप जैसे ही पाकिस्तान पहुँचें, ये बाकी जो कागजात हैं वो वहाँ जाके नादरा में दिखाएं और चीज़ों को ठीक कर लें। ठीक है, तो उसमें कोई चीज़ रह गई है तो मुझे पता नहीं, उनको चाहिए कि पहले वो मालूम करें नादरा से क्या है। एडवोकेट साहब का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप उनसे रब्ता करें और बनफ़से नफीस उनको कॉल करके पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा भाई की एक बात में मैं ऐड करना चाहता हूँ, इन्होंने बताया हमारे वकील हाई कोर्ट के वहाँ पे जज साहब जो है जिनकी शहादत का ये बता रहे हैं, चौधरी शहजाद जज साहब, मैं भाई से एक रिक्वेस्ट करूँगा, इनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। भाई मसला ये है कि जब पीपल्स पार्टी आती है ना फेडरल लेवल पे, तो वो कहती है हम फेडरल लेवल की पार्टी हैं, हम नेशनल लेवल की पार्टी हैं, लेकिन वही पीपल्स पार्टी जब सिंध में होती है तो वो एक नस्ली जमात का काम कर रही है इस वक्त। मैं इनके लीडरान से ये अर्ज करूंगा, बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए इस कैरेक्टर को चेंज करें। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है जो अमन व अमान में किरदार अदा कर सकती है। पीपल्स पार्टी सारे सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर का नारा लगता था, बिल्कुल सही था यह नारा। पीपल्स पार्टी में हर ज़बान बोलने वाला मौजूद है और कराची में तो ये गुलदस्ता है। कराची की जितनी पीपल्स पार्टी आप इसमें देखेंगे कि इसमें कितने दूसरी ज़बान बोलने वाले लोग और सालों से इसमें इसका हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो अब ये जो नस्ल परस्ती वाले मामला अगर इंटीरियर सिंध में और मुख्तलिफ जगहों पे शुरू हो रहे हैं तो ये पीपल्स पार्टी को इसमें अपना करैक्टर प्ले करना पड़ेगा। किसी का कत्ल, किसी का नुकसान, जानी नुकसान सिर्फ इस नस्ल या ज़बान की बुनियाद पर अगर इस राह पे हम चल पड़े तो बलूचिस्तान में जो हुआ है हम ऑलरेडी उसको देख रहे हैं कि वो जो वहाँ पे नस्ल परस्ती का एक पिछले 15-20 सालों में एक पूरा तूफान चला, तो अब वो सूबा दूसरे सूबों से मजीद पीछे चला गया है। ऐसा ही है। देखिए, टैलेंट किसी एक खास जबान बोलने वाले, किसी एक खास रंग, किसी खास नस्ल में होगा, अल्लाह ने ऐसा नहीं रखा हुआ। ऐसा ही है। टैलेंटेड इंसान किसी भी जबान का बोलने वाला हो सकता है। नस्ल परस्ती से हमेशा हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि हमेशा नुकसान हुआ है। ऐसा ही है। तो मेरी वज़ीर आला सिंध से ये गुजारिश होगी कि एक वकील हमारे वहाँ पे भाई शहीद हुए हैं, आप प्लीज़ इसमें इंक्वायरी कराएं, जो भी इसमें मुलविस है, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो जाए और सिंध इसकी भेंट ना चढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल रज़ा भाई, आपसे सवाल है कि आप, फिर मैं जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा आपके कि आप वो शख्स हैं जो कि तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं। कल रात एक और बच्चा शाम के टाइम पर 8 साल का गटर की भेंट चढ़ गया। एक उससे कुछ दिन पहले जब मैं नहीं मौजूद था तो एक बुज़ुर्ग शहरी जो गटर में गिरे, उनकी भी डेथ हो गई। तो मुझे ये बताएं कि मैं पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं, हम पीपल्स पार्टी को तनकीद करते हैं, मैं भी उसमें शामिल रहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आकर गटर के ढक्कन चेक नहीं करेंगे,
वो पार्टी के लीडर्स हैं। टाउन नाजिम, आपकी जो जितने भी सेक्शंस और मौजूद हैं, नाजिम साहब हैं, काउंसलर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इनको फिर रखा किस लिए? अगर गटर के ढक्कन नहीं है तो फिर वो सदर साहब जाएंगे कि हमारे घर पे ढक्कन देंगे? बहुत ही खूबसूरत आपने ज़ीशान साहब सवाल किया है। अब यकीन करो कि एज ए सियासी वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन, क्योंकि मेयरशिप हमारे पास है, सिंध गवर्नमेंट हमारे पास है, मेरे को आपके सवाल का जवाब देना मेरे लिए खासा मुश्किल है। ये ऐसा जवाब नहीं है कि मैं जो भी मुंह में आए और दे दूं और अपनी सफाइयाँ पेश करके जाऊं। ये सबसे पहले तो मैं उन दोनों ख़ानदानों से, जो कल एक बच्चा हमारा जिसने अभी फलना फूलना था, न जाने उसके उनके वालिदैन के क्या ख्वाब थे, और फिर अगले दिन वो जो बुज़ुर्ग साइकिल पर जो नाले की नज़र हो गए, मैं इन दोनों पर कराची की आवाम से, सिंध की आवाम से माफ़ी चाहता हूँ। और मैं बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नोटिस लें इन चीज़ों का, वो कि अगर कहीं जो कोई नाहली है, चाहे मैं समझता हूँ कि वो यूसी नाजिम की है, चाहे वो टॉन नाजिम की है, चाहे वो किसी और की है, चाहे वो इंतज़ामिया की है, एमसी की है, डायरेक्टर की है, या वाटर बोर्ड वालों की है, मैं समझता हूँ इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। देखिए ये जो कराची की क्योंकि कराची इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ का एक छोटा सा वाक़या, पूरे मुल्क में वाक़यात होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, खुदा न करे नागहानी मौतें भी होती हैं, जिस तरह ये बच्चा हमारा चले गया। मैं इनके ख़ानदान से भी इजहार ताज़ियत करता हूँ, मैं अफसोदा हूँ। आप यकीन करें ज़ीशान भाई, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा बेटा था। ऐसा ही है। देखिए, हमें जब तक अपना दर्द नहीं बांटना, जब तक हमने अपनी आवाम के साथ खड़ा नहीं होना, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें एक ज़िंदा इंसान कहलवाने का हक़ नहीं है। इसमें जो भी यूसी नाज़िम है, वो जिसकी यूसी में, मुझे नहीं पता वो कौन से इलाके का वाक़या है, लेकिन जिस भी यूसी में, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्यों ना हो, उस यूसी नाजिम पर FIR दर्ज होनी चाहिए। का जो वो इलाका है, उसके लिए मैं अब्दुल रज़ा भाई ये कहूँगा कि वहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें 50 गटर है ना, मीन होल्स हैं, तो उसमें सिर्फ 1 या 2 के ढक्कन है, बाकी किसी के ढक्कन। ज़ीशान साहब बहुत देखें, कराची के 23 टाउन है, 10 टाउन तो जमाते इस्लामी के पास भी है। ऐसा ही है। अच्छा, उसमें से मेरे ख्याल 10 टाउन शायद हमारे पास हैं और 3 टाउन हमारी तहरीक इंसाफ के पास है। देखिए, ये अगर कोई कहीं गटर का मामला आता है तो तीनों जमातें में, इसको मैं बरी अल्ज़मानी कहता हूँ खुद को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है, लेकिन और जमातें मैं तो ये मुतालबा करता हूँ आपके TV चैनल के तवज्जुह से, आपके कैमरे के सामने, कि अगर कोई गफलत और लापरवाही वहाँ पाई जा रही है, और देखिए अभी यूसी चेयरमैन का फंड कितना ज़्यादा हो गया, ऐसे ही है, 5 लाख से उठाकर हम 12 लाख पर ले आए, और एक्स्ट्रा भी अभी मेयर साहब ने शायद 1-1 लाख रुपए ने सिर्फ गटरों के ढक्कनों के लिए दिया यूसी नाज़मीन को, जो हर मंथ दिया जाता है। अब देखिए, मेयर साहब ने भी तो हर घर के आगे जाके ढक्कन तो नहीं लगाना ना। मैं तो मेयर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो पार्टी को अनवाल करें अपने साथ। आप छोड़ दें यूसी चेयरमैन और ये जो कौंसलर और ये पता नहीं कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप पार्टी को अनवाल करें, पार्टी के कारकुनों को अनवालमेंट करें उनकी अपने कराची में, ताकि हम आपको बता सकते हैं हमारी गलियों में, मोहल्लों में क्या प्रॉब्लम्स हैं। शायद वो जो नाजिम और जो कौंसलर हैं, वो तो शायद कुछ माल वाल खाने कमाने के लिए शायद आए हों, क्यों इतनी बड़ी तादाद में कराची में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ आपसे जानेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन इस काम में शामिल नहीं होगा, ये मामला नहीं रुकेंगे। बिल्कुल, यहीं पर मैं एक चीज़ बख्त भाई आपसे भी सवाल करूंगा, 1 मिनट मेरे पास मौजूद है, मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा हालात पे आप क्या कहना चाहेंगे? मसला ये कि इस वक्त जो है, जो जिम्मेदारी मतलब लोगों की है, जैसा टाउन मतलब है, यूसी नाजिम है, ये अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करते, इलाके ख़राब है, इसकी वजह से अगर इनके पास फंड आता है मगर ये खर्च नहीं कर रहा है। नहीं, मसला पता है क्या बख्त भाई, हमारे यहाँ पर ना अब्दुल रज़ाक भाई जैसे लोग मौजूद नहीं है जो कि तनकीद सुनना जानते हैं और काम करवाना जानते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और वाकई में कि अगर ऐसे लोग आएंगे सामने, ऐसे लोग होंगे। और अब्दुल रज़ाक भाई, एक मैसेज आया आपके लिए कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आप आएंगे तो वो आपको एक लिस्ट मुझे देंगे जो मैंने आपको देनी है, और उस पर आपने एक्शन लेना है। फिर देखते हैं इंशाल्लाह। इसी के साथ हम वाइंड अप की तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। मैं एक बात अगर वकील साहब से कह दूं, क्योंकि देखिए ये कभी बस 1 मिनट है। अब मैं वकील साहब से ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, वकील हमारे वकला बहुत ताकत है, बड़ी ताकत, कानूनदान है, कानून पर अमल दरामद करवा सकते हैं,
हर तरह से, वो हाथों से भी करवा लेते हैं और लातों से भी करवा लेते हैं। तो मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि ऐसा किसी भी यूसी में अगर कोई बच्चा गिर के गटरों में मरता है तो सर आप उन फैमिली की रहनुमाई करें और FIR दर्ज करवाने में आप कराची बार को आगे आना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसी के साथ साथ बख्त भाई स्पेशली वकील साहब से मिलना है, इनका एक मसला है और जिसको हमने ऑफ द ईयर सॉल्व करना है और फिर उसको ऑन द ईयर बाद में करेंगे, अभी ऑन द ईयर नहीं करना। तो बख्त भाई आपकी मुलाकात करवाते हैं और आप इनसे बात करेगा, मैं अब्दुल रज़ाक भाई को पकड़ूंगा क्योंकि हम काफी दिन बाद रहे। इसी के साथ साथ मैं जरूर ये कहता हूँ कि आपका जो भी मसला हो, जो भी मसाइल हो, मैं बिल्कुल, और एक चीज मैं कुछ टाइम बचा तो मैं जरा गटर के ढक्कन पे बात करना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास देखिए सबसे पहले रूट कॉज की तरफ हमें आना होगा कि क्या कभी गटर के ढक्कन लगे ही नहीं? ऐसा नहीं है भाइयों। मसला ये है, हर गवर्नमेंट आती है, वो गटर के ढक्कन लगाती है, यूसी भी लगाती है। ये गटर के ढक्कन, उसमें मौजूद चंद सरिये जो लोहे के होते हैं, चोरी जाते हैं, हेरोइन नशा करने वाले वो चोरी होते हैं, टूटते हैं और बिकते हैं। देखें, आप रूट कॉज की तरफ आए, सबसे पहले ये जो हेरोइन, ये जो गटर के ढकने चुराते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। ये आया है नहीं अब्दुल रज़ा भाई, एक बंदे ने मैसेज किया है कि मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से था, लेकिन मैं गुज़िश्ता 25 साल से दुबई में मौजूद हूँ। अब जो है वो क्रश से ढक्कन बनाए जा रहे हैं, यानी सीमेंट की जगह क्रश डाला जाता है और उसको फिर सूखने के लिए छोड़कर, क्योंकि ये ढक्कन एक दिन में तैयार होता है, वो 3 दिन में तैयार होता है, लेकिन तोड़ नहीं सकते। तो खत्म होने वाला प्रोग्राम, तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन इन करने का, और आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम टीम मेट्रो वन न्यूज को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजूद ख्वाएं। सिर्फ और सिर्फ आपकी इस्लाह और अपनी इस्लाह के लिए हम बात करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।